हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट कक्षा में हमने स्टार्ट किया था पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में प्रबंधन का महत्व। प्रबंधन के महत्व के अंदर हमने पशु आहार प्रबंधन के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी। आज नंबर 2 पर आता है पशु आवास प्रबंधन। पशु आवास प्रबंधन यानी पशुओं के जो आवास होते हैं वो आवास कैसे होने चाहिए उनके बारे में आज हम इस कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पशुओं का जो आवास है वो कैसा होना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ये, पशुओं के जो आवास की लंबाई वो पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। लंबाई पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, जबकि चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में ही होनी चाहिए। नंबर 2 आता है जो पशुओं का आवास है वो सामान्य स्थान से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। आवास है वो सामान्य स्थान से ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? जो आवास है अगर वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होगा तो उस आवास में जो अतिरिक्त जल है या जो जल भराव है उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए आवास की ऊंचाई अन्य स्थानों यानी स्थानीय जो क्षेत्र होता है उस स्थान से थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए। नंबर 3, पशुओं के आवास के अंदर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रकाश आवास के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है तो सर्दियों के अंदर पशुओं के लिए वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सूर्य का प्रकाश है वो आसानी से आवास के अंदर जाना चाहिए। इसके साथ ही जो आवास के अंदर स्वच्छ आवास ऐसा होना चाहिए ताकि उसके अंदर स्वच्छ हवा का आगमन हो सके। नंबर 4, पशुओं के पीने हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था आवास के अंदर होनी चाहिए। साथ ही पानी पीने के अलावा आवास की सफाई करने के लिए भी आवास के अंदर उचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 5, फर्श व नालियां आवास के अंदर पक्की होनी चाहिए। अगर फर्श व नालियां पक्की होंगी तो पक्की होने के कारण आवास की सफाई आसानी से व सुनियोजित ढंग से हो पाएगी तथा प्रतिदिन हम पक्की नालियों व फर्श के कारण प्रतिदिन आवास की सफाई कर सकेंगे, जिससे आवास के अंदर जीवाणु उत्पन्न नहीं हो सकेंगे, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये कह सकते हैं पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। साथ ही पशुओं के द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है नंबर 6, पशुशाला के अंदर पशु जहां पर रहते हैं वहां प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पर्याप्त जगह या स्थान उपलब्ध होना चाहिए। अगर प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त स्थान
आवास के अंदर उपलब्ध है तो पशु आसानी से वहां पर विचरण कर पाएगा, साथ ही वह आरामदायक तरीके से वहां पर बैठ सकेगा, जिससे उसे अन्य किसी प्रकार की हानि नहीं हो पाएगी। नंबर 7, पशुशाला के अंदर जब पशुशाला का निर्माण करते हैं, पशु आवास का निर्माण करते हैं, तो बीमार या अस्वस्थ पशुओं के लिए, बीमार या अस्वस्थ पशुओं के लिए अलग से भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं कि मान लीजिए एक पशुशाला के अंदर 7 से 8 पशु हैं, तो उस पशुशाला के अंदर 1 या 2 पशु बीमार हो गए, तो उनको इस भवन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि अन्य पशु हैं इनके पशुओं के संपर्क में न आ पाएंगे और अन्य पशु भी बीमार नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो पशुशाला है उसके अंदर बीमार और अस्वस्थ पशुओं के लिए एक अलग से भवन का भी निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 8, पशुशाला के अंदर मल मूत्र और चारे का संग्रह इस प्रकार से करना चाहिए ताकि जो पशु उत्पाद होते हैं, पशु उत्पाद जैसे कि दूध है, दही है, इसके अंदर इन मल मूत्र या चारे की जो गंदगी होती है, या फिर ऐसे बोले मल मूत्र या चारे की गंदगी, या फिर इनके द्वारा जो बदबू होती है, इनकी बदबू, ये इन पशु उत्पाद या दूध दही के अंदर मिक्स ना हो। अगर ये मल मूत्र या चारे की गंदगी या बदबू पशु उत्पाद के अंदर मिक्स हो जाएगी तो पशु उत्पाद है उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा, या ऐसे कैसे खराब, लगभग वो खराब ही हो जाएगी या उनकी गुणवत्ता के अंदर कमी आती है। नेक्स्ट है नंबर 9, जो पशु आवास है वो ऐसा होना चाहिए आकर्षक व टिकाऊ। पशुओं का जो आवास आकर्षक व टिकाऊ, इन देखने के अंदर अच्छा होना चाहिए, साथ ही वह टिकाऊ व मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशु आवास टिकाऊ न हो, वह किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के अंदर क्षतिग्रस्त हो जाए। अगर पशु आवास क्षतिग्रस्त होगा तो जाहिर सी बात है पशु आवास के क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ पशुओं को भी चोटें आएंगी। इसलिए जो आवास है वो टिकाऊ व मजबूत होना चाहिए। ये तो थे पशुओं के आवास संबंधित प्रबंधन। अब नंबर 3 आता है पशु प्रजनन संबंधित प्रबंधन। पशु प्रजनन प्रबंधन एक जो पशुपालक होता है उस पशुपालक को पशुओं के प्रजनन के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये नहीं है कि कोई पशु पालन कर रहा है उसको उस पशु के प्रजनन के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो वह पशु उसको समय पर प्रजनन की क्रिया न करा सकेगा, जिसके कारण उसको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक पशुपालक को पशुओं के प्रजनन संबंधित जानकारी अत्यंत आवश्यक होनी ही चाहिए। अब वो अपन देखते हैं
कि जो पशुओं को प्रजनन संबंधित क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए या क्या क्या जानकारी एक पशुपालक को होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले पशुपालक के द्वारा मादा जो पशु होती है, मादा पशु के मध्यकाल, मादा पशु के मध्यकाल की पहचान बाह्य लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए। मादा पशुओं के मध्यकाल की पहचान बाह्य लक्षणों के आधार पर या फिर एक नसबंदी किए हुए सांड, जो नसबंदी किया हुआ जो सांड है, नसबंदी किए हुए सांड, जिसको बोलते हैं टीजर बुल, टीजर बुल या टीजर सांड, या तो मादा पशु जो मध्यकाल आता है उसके समय कुछ बाह्य लक्षण प्रकट करेगा, या फिर नसबंदी किए हुए सांड या टीजर बुल को उन सभी मादाओं के बीच, मादाओं के झुंड के बीच में छोड़ देना चाहिए तथा उसी के आधार पर उस पशु की पहचान कर लेनी चाहिए जो मध्यकाल के अंदर आया हुआ है। ठीक है। नंबर 2, मादा पशुओं को गर्भित करवाने का, मादा पशुओं को गर्भित करवाने का सर्वोत्तम समय मध्यकाल, सर्वोत्तम समय या गर्भित करवा, मादा पशुओं को गर्भित करवाने का सर्वोत्तम समय गर्भ में आने के 12 से 18 घंटे के बीच होता है। मादा जो पशु होते हैं उसके लिए गर्भित करवाने का जो सबसे बढ़िया समय होता है, यानी कि गर्भधारण लगभग निश्चित रूप से संभव हो, वो समय होता है जब मादा पशु गर्भ में आता है। तो उसके गर्भ में आने के 12 से 18 घंटे के बीच में ही गर्भधारण करवाना या प्रजनन की क्रिया करवानी चाहिए, जिससे लगभग या निश्चित रूप से गर्भधारण की क्रिया संभव हो पाती है। बाद नंबर 3, यदि गर्भधारण या गर्भाधान प्राकृतिक विधि, यदि गर्भाधान या गर्भधारण या प्रजनन की जो क्रिया है वो प्राकृतिक विधि से करवाई जाती है, तो इसके लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए, स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए। ये कौन सी विधि के अंदर, अगर प्रजनन की क्रिया प्राकृतिक विधि से करवा रहे हैं, तो प्राकृतिक विधि से प्रजनन की क्रिया करवाते हैं तो उस समय जो नर पशु होता है या जिसको सांड बोलते हैं वो उत्तम नस्ल का होना चाहिए तथा वह स्वस्थ होना चाहिए। नंबर 4, यदि प्रजनन की क्रिया कृत्रिम रूप से या कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है तो इसके लिए उत्तम नस्ल के सांड का ही तरल या हिमीकृत वीर्य प्रयोग में लेना चाहिए।
इन कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया या चिकित्सक के माध्यम से गर्भाधान की क्रिया करवाई जाती है तो उसके लिए उत्तम नस्ल के सांड के वीर्य, जो वीर्य है वो तरल अवस्था के अंदर हिमीकृत होना चाहिए, उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, अगर गर्भाधारण की क्रिया सफल हुई होगी या असफल हुई होगी तो इसके लिए कैसे पहचान करेंगे ये देखना। अगर गर्भधारण करने के पश्चात गाय, भैंस, बकरी, अगर इनमें गर्भाधारण की क्रिया सफल हुई होगी तो या फिर असफल हुई होगी तो इसके लिए क्या पहचान। अगर असफल हुई होगी तो ये जो पशुएं हैं ये 19 से 21 दिन के अंदर दोबारा ऋतुमयी होने के लक्षण प्रकट करते हैं। किसके अंदर? गाय, भैंस, बकरी के अंदर तो 19 से 21 दिन, जबकि जो भेड़ होती है वो 16 से 17 दिन के बाद में दोबारा ऋतुमयी होने के लक्षण प्रकट करती हैं। अगर गर्भधारण की क्रिया सफल हुई होगी तो ये लक्षण उनके अंदर प्रकट नहीं होंगे। अगर असफल हुई होगी तो ये लक्षण गाय, भैंस, बकरी के अंदर 19 से 21 दिन, जबकि भेड़ के अंदर 16 से 17 दिन के बाद वापस में मध्यकाल में आएगी या ऋतुमयी होने के लक्षण प्रकट करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सार्वभौमिक रूप से सही नहीं, या ऐसे कह सकते हैं ये लक्षण आने जरूरी नहीं होते हैं। अगर गर्भधारण हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो भी ये लक्षण प्रकट नहीं हो सकते। भाई गर्भधारण हो गया होगा तब तो संभवतः है ये लक्षण प्रकट नहीं होंगे। अगर गर्भधारण नहीं हुआ है तो उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि ये लक्षण प्रकट हो। इसके लिए अपने को सबसे जरूरी होते हैं गर्भधारण करवाने के 2 से 3 माह के पश्चात चिकित्सक के द्वारा गर्भधारण की जांच करवा लेनी चाहिए। चिकित्सक के द्वारा गर्भधारण की पुष्टि या जांच करवा लेनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। जो बछिया या पाडी होती है वो अगर 3 वर्ष या उसका वजन 300 केजी होने पर भी, बछिया या पाडी 3 वर्ष या उसका वजन 300 केजी होने के बाद भी यदि मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती है तो उस पशु को या बछिया या पाडी को चिकित्सक के द्वारा उसका इलाज करवाना चाहिए या उसकी जांच करवानी चाहिए, जिससे कि वह समय पर वापस गर्भधारण कर सके। नंबर 8, गाय व भैंस होती हैं उसके ब्याहने के 2 से 3 माह पश्चात, गाय भैंस के ब्याहने के 2 से 3 माह के पश्चात अगर ये मद में नहीं आती हैं तो इनको चिकित्सक के सलाह पर या चिकित्सक के द्वारा औषधि या इंजेक्शन दिलवाकर मद में लाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर 2 से 3 माह के बाद में अगर मद में नहीं आती है और उससे औषधि या इंजेक्शन के द्वारा वापस मद में नहीं लाया जाता है तो इस स्थिति के अंदर जो पशुपालक है उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो पशुएं हैं वो एक निश्चित समय के बाद अपने उत्पाद देना बंद कर देते हैं, और उत्पाद देना बंद कर देते हैं उस समय को सूखा काल कहा जाता है। और सूखे काल है, इसकी समय अवधि बढ़ने के कारण ही एक पशुपालक को
आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, जो गाय भैंस है वो ब्याहने के 2 से 3 माह तक अगर मद में नहीं आती है तो उसे चिकित्सक की सलाह पर या चिकित्सक के द्वारा औषधि या इंजेक्शन लगवाकर मद में लाना चाहिए। इसके आगे नेक्स्ट है नंबर 9। देखना प्रत्येक जो पशुपालक होता है उसको अपने प्रत्येक पशु के प्रजनन संबंधी, प्रत्येक पशुपालक को प्रत्येक पशु के प्रजनन संबंधित एक अभिलेख रखना चाहिए। एक अभिलेख रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर पशुपालक उस पशु के बारे में सभी प्रजनन संबंधी जानकारी रखता है तो उसको अगली बार जब पशु समय पर मध्यकाल में नहीं आता है तो उसे उस जानकारी मिल पाती है कि किस कारण नहीं आ पा रहा है, कि क्या कमी है। ये सारी चीजें उस लेख के अंदर उस अभिलेख के माध्यम से पशुपालक को मिलती रहती है। सबसे लास्ट है नंबर 10। जब पशु प्रसव के समय यानी पशु ब्याहने के समय या पशु प्रसव के समय एक व्यक्ति को वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। एक व्यक्ति वहां उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि उस समय वह व्यक्ति पशु की ब्याहने में या प्रसव के समय पशु व शिशु दोनों की मदद कर सके। ये तो थे पशु के प्रजनन संबंधित प्रबंधन। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित पशुशाला के अंदर या पशु पालन के अंदर क्या क्या प्रबंधन होने चाहिए। पशु पालक एक जो पशुपालक होता है उसे पशुओं के सामान्य बीमारियों, पशुओं के सामान्य बीमारियों व औषधियों, सामान्य बीमारियों व औषधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर सामान्य बीमारी है और अगर उनकी औषधियों के बारे में पशुपालक को जानकारी है तो उसे बार बार चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही उसके जो आर्थिक नुकसान जो होता है चिकित्सक के पास जाने पर उससे वह बच पाएगा। श्रम व समय व लागत में भी कमी आ पाएगी। नंबर 2, जो बीमार पशु होते हैं या अस्वस्थ पशु, उन बीमार पशुओं को अलग से बनाए हुए जो कक्ष होते हैं बीमार पशुओं के लिए, उनमें स्थानांतरित कर देना चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से दूर कर देना चाहिए, ताकि इन बीमार पशुओं से जो रोग कारक हैं वो स्वस्थ पशुओं के अंदर न आ पाए और अन्य पशु भी उस बीमारी से ग्रसित न हो सके। नंबर 3, बीमार पशुओं के चारे व पानी, बीमार पशुओं के चारे व पानी के बर्तन अलग होने चाहिए या अलग
रखे होने चाहिए, जिससे कि इन बर्तनों के माध्यम अगर बीमार पशु और स्वस्थ पशुओं के लिए सामान्य बर्तन ही उपयोग में लेंगे या सभी बर्तन उपयोग में लेंगे तो बीमार पशुओं से जो स्वस्थ पशु हैं उनके अंदर भी बीमारी होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए इन पशुओं के लिए बर्तन और पीने के जो चारे व पीने के पानी के जो बर्तन होते हैं वो अलग ही होने चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, पशुओं को समय समय पर रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए। पशुओं को समय समय पर रोगों के बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए। और नंबर 5 और लास्ट, पशुशाला को नियमित रूप से 1 से 2% फिनाइल के घोल, यहाँ पर 1 से 2% का मतलब है कि भाई 98 से 99% जल तथा 1 से 2% फिनाइल, या फिर इसको सरल शब्दों में ये भी समझ सकते हैं जैसे 100 ग्राम अपने पास टोटल विलियन है तो इसमें से 98 से 99 ग्राम जल होना चाहिए, जबकि इसके अंदर 1 से 2 ग्राम फिनाइल होना चाहिए। तो जो पशुशाला है उसको 1 से 2% फिनाइल के घोल से रोजाना धोना चाहिए या उसकी सफाई करनी चाहिए, जिससे रोगाणु व जीवाणु उत्पन्न नहीं हो सकेंगे और पशुओं के अंदर बीमारियों से बचाव हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे का अगली कक्षा में।